तेलंगाना और सीमांध्रा के रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीमांध्रा में बनने वाली नई राजधानी के मद्देनजर प्रॉपर्टी की कीमतों में 3 से 4 गुना तक उछाल आया है। तेलंगाना में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अलग तेलंगाना मामला निपटने के बाद भले ही हैदराबाद पर तेलंगाना के साथ सीमांध्रा का भी 10 साल तक संयुक्त अधिकार होगा, लेकिन सीमांध्रा को आज नहीं तो कल अपने लिए नई राजधानी बसानी ही पड़ेगी, जिसका जिम्मा है कभी हैदराबाद को हाईटेक शहर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले सीमांध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर। इसके लिए नायडू ने नई राजधानी की तलाश शुरू भी कर दी है। नई राजधानी विजयवाड़ा से गुंटूर के बीच बस सकती है, जिसके चलते इलाके में जमीनों के दाम अभी से 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। 2 साल से काफी अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन जब बाइफर्केशन डिसाइड हो गया और उसके बाद में आज देखे रियली में जब दोनों स्टेट की गवर्नमेंट्स बन भी गई, तब ये हो गया कि मोटा मोटी पूरा विजन क्लियर हो गया है। जिस भी जनता को जहां भी लेना है उनके लिए वो क्लियर इंडिकेटिव हो गया है कि उनको कहाँ लेना है। डिसीजन मेकिंग में अभी कोई ग्रे शेड नहीं रह गया है। ये कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर अभी क्लियर हो गया है कि ये कैसे आगे बढ़ने वाला है यहाँ से। रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी की लहर है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि जहां नई राजधानी बनेगी वहां रियल एस्टेट का कारोबार भी फलेगा फूलेगा। नई राजधानी के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो भी शहर नई राजधानी बनेगा वहां जबरदस्त सरकारी निवेश तो होगा ही, बड़े उद्योग भी उस शहर का रुख करेंगे। इसके अलावा वहां प्रॉपर्टी की कीमतों में भी उछाल आएगा। अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ गवर्नमेंट, पीपल आर गेटिंग कॉन्फिडेंस। चलो अब हैदराबाद में चलो गवर्नमेंट तो आ गया, कुछ तो चलेगा। एंड कंपनीज भी जो है बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोगों को भी समझ में आ रहा है चलो भाई नाउ समथिंग विल मूव। और पीपल एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद ऑब्वियसली लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्पेशली एनआरआईज है और लोकल एम्प्लॉयज है, तो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली वन सप्लाई इज लेस, कम हो गया, डिमांड बढ़ेगा तो रेट तो बढ़ेंगे ही ना। हैदराबाद को हाईटेक बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अकेले एक शहर के विकास की जगह छोटे छोटे शहरों पर भी तवज्जो देनी होगी, तभी विकास की रफ्तार बेहतर हो पाएगी। सीमांध्रा सरकार आर्थिक और राजनीतिक 2 अलग अलग राजधानी पर विचार कर सकती है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छे संकेत हैं। यही कारण है कि उन्होंने राजधानी जहां एक जगह बनाने की बात कही, वहीं विशाखापट्टनम, काकीनाडा, ओंगोल और तिरुपति के साथ साथ अनंतपुर के कई शहरों के लिए भी निवेश के बेहतर मौके दिए हैं। सीमांध्रा में अब निवेश के बेहतर मौके के चलते इसके विकास की संभावनाओं को देखा जा रहा है। आंध्रा में एडवांटेज है उनको, चंद्रबाबू नायडू प्रूव्ड पर्सन है, ही इज ए नॉन डेवल, तो उन्होंने ऑलरेडी हम लोग डेवलप किए, उनको एक्सपीरियंस काफी है एंड ही इज अ डेफिनेटली वेरी गुड लीडर। सो डेवलपमेंट के हद तक तो आंध्रा तो बहुत ही करेगा। तेलंगाना बनने के बाद अब हैदराबाद के साथ साथ यहाँ के कुछ और जिलों को भी निवेश के लिहाज से काफी बेहतर माना जा रहा है। तेलंगाना में वारंगल, करीमनगर और खम्मम ऐसे जिले हैं जिन्हें की सरकार विकसित करने की योजना बना रही है। हालांकि यहाँ पानी, बिजली जैसी कई समस्याएं हैं। उम्मीद है कि मेट्रो रेल और तेलंगाना के सभी शहरों को रेल मार्ग और सड़क से जोड़ने की सरकार की कोशिश के बाद यहाँ भी लोग अवसर तलाशेंगे। वारंगल, करीमनगर जो सैटेलाइट टाउन है, जैसे वारंगल है, वारंगल विल इम्प्रूव, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, ये सब जो सैटेलाइट टाउन है आसपास, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो उनका जो प्लानिंग जो सुन रहा हूँ, दे आर गोइंग टू लिंक ऑल द सिटीज थ्रू हैदराबाद, थ्रू एक्सप्रेसवेज जो भी हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अगर अच्छे हो गए तो ऑब्वियसली दैट इज डिस्टेंस का टाइमिंग कम हो जाएगा। टाइमिंग कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो तो ऑब्वियसली तो सिटी विल ग्रो। हैदराबाद के विस्तार के साथ यहाँ लगातार निवेश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नए राज्य सीमांध्रा में राजनीतिक स्थिरता होने से निर्माण गतिविधियों में अगले 1 साल में बेहतर ग्रोथ होने की संभावना है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अगर आपके पास रुपए हैं और प्रॉपर्टी मार्केट में भरोसा है तो यही लोकेशन चुनने का सही समय है। हैदराबाद से केजे श्रीवत्सन के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नहीं चाहता कि जमीन की कमी के चलते अब किसी भी परियोजना को रोका जाए या उसमें देरी हो। इसलिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अब प्राधिकरण किसानों से समझौते के आधार पर सीधे जमीन खरीदेगा। दरअसल नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने के बाद प्राधिकरण को जमीन मिलनी बंद हो गई है, जिसका सीधा असर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर पड़ रहा है। नए कानून को 1 जनवरी से पूरे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह अमल शुरू नहीं हुआ है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, जिससे कानून के अमल में और देरी होने की संभावना है। ज्यादा देरी होने पर प्राधिकरण की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गंगा जल परियोजना, बफर जोन, ठोस कूड़ा निस्तारण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व कई सड़कों पर निर्माण कार्य अधर में रुक सकता है। इसलिए प्राधिकरण इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। साथ ही अधिग्रहण के बाद किसानों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं जैसे कि 6% विकसित भूखंड, पुनर्वास, वार्षिक व सेक्टरों में एक भूखंड देने आदि का फायदा भी जमीन की सीधे रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण जल्द ही किसानों के लिए आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत किसानों को प्राधिकरण की तरफ से आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए प्लॉट चयन का काम भी शुरू हो गया है। इस योजना में कुल 3,500 किसानों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण ने किसानों के लिए आवासीय प्लॉट की योजना 2011 में निकाली थी, लेकिन किसी विवाद के चलते इस योजना को शुरू नहीं किया जा सका था। इसलिए हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने इस योजना को फिर से लॉन्च किया है। जिन लोगों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज या तो गुम हो गए हैं या खराब हो गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। डीडीए प्रॉपर्टी कन्वर्जन के लिए नया कानून लेकर आ रहा है। प्रॉपर्टी कन्वर्जन के समय नक्शा, निर्माण से संबंधित दस्तावेज दुरुस्त नहीं होने से कन्वर्जन नहीं हो पाता है। इस कानून के तहत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से पास हुए दस्तावेजों को प्रॉपर्टी कन्वर्जन के लिए उचित माना जाएगा। डीडीए बहुत पुरानी प्रॉपर्टी को कन्वर्जन कराने पर टैक्स रिबेट भी दे रहा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कन्वर्जन फ्री होल्ड में कराने पर और टैक्स की राशि का एक मुश्त जमा करने पर डीडीए टैक्स में 50% की छूट दे रहा है। यदि प्रॉपर्टी होल्डर पर 10 साल का टैक्स बकाया है तो वो सिर्फ 6 साल का टैक्स अदा कर प्रॉपर्टी का कन्वर्जन करा सकता है। अब आप इंटरनेट के जरिए दफ्तर या घर से ही डीडीए की नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और रिहायशी प्लॉटों की नीलामी का तरीका पूरी तरह हाईटेक होने जा रहा है। डीडीए अब ई ऑक्शन को अपनाने जा रहा है। इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया गया है। डीडीए अगले महीने होने वाली नीलामी में पहली बार ई ऑक्शन की प्रक्रिया को अपनाएगा। ई ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 9 जुलाई तक डीडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई ऑक्शन 16 जुलाई को होगा। नई प्रक्रिया के तहत 37 पार्किंग स्थल, 4 रेस्टोरेंट स्थल और 2 टॉयलेट स्थल की नीलामी होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और रिहायशी प्लॉटों की नीलामी भी इसी माध्यम से होगी। डीडीए ने ई नीलामी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मैनुअल नीलामी प्रक्रिया को 30 मई से ही बंद कर दिया है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट श्रवण गोविल। श्रवण, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में आपका। धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राजीव हैं पटना से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास 50 लाख रुपीस है और मुझे ये पता करना है कि पटना में कहाँ पे मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और कौन सा बिल्डर अच्छा है, किस लोकेशन में मुझे कमर्शियल या रेजिडेंशियल में मतलब अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी मिल सकती है। राजीव जी, आपने एक बहुत ही अच्छा शहर चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये पटना जो शहर है ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टी के मामले में सप्लाई डेफिशिएंट सिटीज में आता है। मतलब यहाँ पे सप्लाई कम है, अच्छे प्रोजेक्ट्स की लोगों को मांग है, बट अच्छे प्रोजेक्ट बहुत उपलब्ध नहीं है जहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर अच्छे लोकेशन पे आपको मिलती है वो एक अच्छा निवेश का जरिया आपके लिए बन सकता है। रेजिडेंशियल तो अच्छा एक ऑप्शन है ही, बट कमर्शियल स्पेशली कैन बी ज़्यादा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। एक नया प्रोजेक्ट अभी इस शहर में चल रहा है, गार्डेनिया डेवलपर्स का गार्डेनिया ग्रेविटी मॉल है ये,
और कंकड़बाग कॉलोनी के अंदर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉलोनीज है शहर की, उसके अंदर डेवलप हो रहा है, जहां पे आपको अच्छे कमर्शियल रिटेल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके साथ साथ आप और भी जगह अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि एम्स के आसपास जो बना है, नई डेवलपमेंट्स काफ़ी आ रही हैं। वहाँ पे भी गार्डिनिया ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जहाँ पे आपको 2, 3, 4 BHK की अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं। इसके अलावा सर्वोदया सिटी खागौल रोड पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और बन सकती है, जो कि 4 एकड़ में फैला हुआ एक रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 3250 रुपये वर्ग स्क्वायर फीट के रेट के अनुसार प्रॉपर्टी मिल सकती है। बट आप अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार इन्वेस्ट करें। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शहर के लिए। तो राजीव, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं वनीता है रोहिणी से। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरे पास कुछ अमाउंट है, से अराउंड 25 लाख रुपीस, जो मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरा अपना घर हो जाए। तो मेरे को ये जानना है कि इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन कौन सा है, जैसे नोएडा है या द्वारका या रोहिणी साइड में कहीं। वनीता जी, आपने जो बजट अपना बताया है 25 लाख रुपए का, इसमें आपको नोएडा या रोहिणी या द्वारका में बहुत अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस निवेश की नहीं मिल पाएंगी। मेरा अपना आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप नोएडा के ही लगा हुआ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, निवेश की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। वहां पे आपको काफी बड़े बिल्डरों के काफी अपॉर्चुनिटी, काफी प्रोजेक्ट के ही लगा हुआ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, निवेश की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। वहां पे आपको काफी बड़े बिल्डरों के काफी अपॉर्चुनिटी, काफी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि आपके बजट के अंदर भी आएंगे। यहाँ पे आपको 2 BHK का अपार्टमेंट 800 से 1000 स्क्वायर फीट का आपकी बजट की रेंज के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है और आगे चल के ये अच्छी रिटर्न्स भी आपको देगा। तो नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप घर लेंगी तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कमलेश जोशी हैं जयपुर से। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे को अभी रेजिडेंस के लिए फ्लैट की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह की भ्रांतियां फैली हुई है समाज में कि कहीं किसी के साथ धोखा होता है, तो ऐसे में मेरे को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मैं प्रॉपर्टी हमेशा के लिए मेरे पास रख सकूं और मेरे को कोई भी समस्या नहीं हो? कमलेश जी, आपका सवाल बहुत ही उपयुक्त है और सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही ध्यान से अपना पैसा लगाना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखनी चाहिए कि बिल्डर ने अपने जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसके प्लान्स, उसके लेआउट्स अथॉरिटी से अप्रूव कराए हैं या नहीं कराए हैं। ये आप बिल्डर से कह के उसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं। आप सीधा अथॉरिटी से जाकर भी उनसे लेआउट अप्रूवल्स और इनकी स्थिति जान सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके साथ में सहायक होगी वो ये होगा कि कौन कौन से बैंक उस प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं। होम लोन्स की सुविधा जो ग्राहकों के लिए दी जाती है, वो भी आपके लिए एक अच्छा मापदंड है, जिससे आपको पता चल सकता है कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, क्योंकि बैंक्स उन्हीं बिल्डर्स को लोन देते हैं जिनका अच्छा पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छी रेपुटेशन है। और आखिर में आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप जिस बिल्डर का मकान लेना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सर्वे अपने लेवल से करके, जो उसने पुराने प्रोजेक्ट बनाए हैं, डिलीवर करे हैं, उनका क्या टाइमलाइंस रहा है, उनकी क्या क्वालिटी रही है, ये भी आप अपने स्तर पे बाजार से चेक कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छा इंडिकेशन देगा। बट प्लान्स, बिल्डिंग प्लान, लेआउट्स जरूर चेक करें, जो उनको अप्रूव हुए हैं वही वो बेच रहे हैं या नहीं, ये आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि जब भी आप घर ले रहे हो तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। अगला ईमेल हमें भेजा है पंकज उपाध्याय है मथुरा से। ये जानना चाहते हैं रहने के लिए इन्हें घर लेना है, निमराना और भिवाड़ी में से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा और कितने लाख तक इन्हें घर मिल जाएगा? पंकज जी, देखिए, रहने के लिए जो आपको घर चाहिए वो सबसे पहले आपको अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल के नजदीकी लोकेशन को चूज करना चाहिए। अब हम ये मानते हुए कि दोनों लोकेशन आपको सूट करती हैं, अगर हम इस चीज को समझें कि जो प्रॉपर्टी दिल्ली के नजदीक है वो ज्यादा जल्दी अप्रिशिएट होती है, तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भिवाड़ी आपके लिए नीमराना से बेहतर ऑप्शन है। हालांकि नीमराना भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है पिछले कुछ सालों में, बट भिवाड़ी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, जहां पे बहुत सारे बिल्डर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको 25 लाख रुपए से लेकर 40-50 लाख तक की वेरियस बिल्डर्स की डिफरेंट टाइप की यूनिट्स, अपार्टमेंट्स, ऑप्शंस मिल जाएंगी उसके अंदर।
तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला ईमेल हमें भेजा है AK गुप्ता हैं दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें मोहन नगर गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना है, किस रेट में इन्हें फ्लैट लेना सही रहेगा। गुलमोहर ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट मोहन नगर में एक SVP बिल्डर्स हैं, उनके द्वारा बनाया जा रहा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। कंपनी का रेट इस समय 4100 से 4200 रुपए प्रति वर्ग फुट का चल रहा है, जो कि वो थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे या बाजार से रीसेल में चेक करेंगे तो उनको इससे बेहतर रेट भी मिल सकता है। पर साथ ही मैं एडवाइस करूंगा कि इसी से थोड़ा सा आगे राजनगर एक्सटेंशन भी वो साथ साथ एक बार इवेल्युएट कर लें, क्योंकि वो भी निवेश का एक अच्छा नया ऑप्शन बन के आया है। वहां पे भी काफी सारे बिल्डर्स के अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बन चुके हैं, पोजेशन के लिए तैयार हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। तो जब ये अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, साथ ही साथ राजनगर एक्सटेंशन को भी इवैल्यूएट करें, जो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इनके लिए बन सकता है। तो चलिए श्रवण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी समस्या है या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं या आपका डेवलपर आपको कर रहा है परेशान, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bgnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार है।